नया साल नई शुरुआत का पैगाम लेकर आया है। ये मौका है खुद को बेहतर बनाने का, उम्मीदों को पूरा करने का। वो सपने जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ऊर्जा का संचार करने का। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। राज्यसभा टीवी की तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने संभाला पदभार। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, सीडीएस का पद बेहद महत्वपूर्ण, आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों का सामना और व्यापक सुधार करने में मिलेगी मदद। हर वक्त किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार है सेना। राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद नए सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके में सुरक्षा को पुख्ता करना सर्वोच्च प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर में बहाल हुई मोबाइल एसएमएस सेवा। सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं भी हुई चालू। राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। मुठभेड़ जारी। साल 2020 में ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी। नए साल के मौके पर इसरो चीफ के सिवन ने कहा, चंद्रयान 3 के लिए सरकार से मिल चुकी है मंजूरी। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जनवरी के तीसरे सप्ताह से किया जाएगा प्रशिक्षित। नई उम्मीदों और लक्ष्यों के साथ नए साल और सदी के तीसरे दशक का आगाज। जश्न में डूबे देश दुनिया के लोग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने आज गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। जनरल रावत ने कहा कि उनका ध्यान ये सुनिश्चित करने पर होगा कि तीनों सेनाओं को मिले संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम इस्तेमाल हो। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया और कहा कि आगे जो काम मिलेगा उसे सक्षम तरीके से करेंगे और तीनों सेनाएं एकजुट होकर काम करेंगी। 3 सालों तक सेना प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल पूरा हुआ। वो आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की वर्दी और बैच में नजर आए। सीडीएस के तहत रक्षा मंत्रालय में नया विभाग बनेगा। इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होगा। मिलिट्री अफेयर्स विभाग सैन्य मामले ही देखेगा, बाकी का रक्षा विभाग सुरक्षा से जुड़े व्यापक मामलों पर विचार करेगा। सीडीएस का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक या 3 साल की सेवा का होगा। जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है, सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीडीएस पर देश की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय करने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि सीडीएस पर भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण का जिम्मा होगा। उन पर 1.3 अरब भारतीयों की उम्मीदों का बोझ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का ऐलान किया था और इस संस्थान पर सेनाओं के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने लिखा कि नए साल और नए दशक की शुरुआत के मौके पर भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है।
उन्होंने इस मौके पर देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि ये करगिल के शहीदों को नमन करने का मौका है। इस युद्ध के बाद ही उस बदलाव की नींव पड़ी थी जो आज अमल में लाया गया है। पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की अहमियत बताते हुए कहा कि इससे नई चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा सुधार है। इससे भारत को युद्ध क्षेत्र में सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोकता है तो इस स्थिति में भारत के पास आतंक के अड्डों पर हमला करने का अधिकार है। इस बीच थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे आज सुबह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इसके बाद जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो देश तभी विकास करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना मिलकर देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद संभालने पर मुझे बड़ा गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उसका भी मुझे एहसास है। और मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दे। आज एक नए साल की ही नहीं बल्कि एक नई दशक की भी शुरुआत है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए दशक में हमारा देश बड़ी उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन ये तरक्की तभी हो पाएगी जब हमारी सरहद सुरक्षित होंगे। जब हमारी सरहदें सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे, तभी हम अपना कामकाज कर पाएंगे और तभी देश में प्रगति होगी। मैं अपने देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि तीनों सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इसके दामन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थल सेना के जवान सरहद पर तैनात, तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। वहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा और सभी मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवा बहाल कर दी गई है। कश्मीर वासियों के लिए ये सरकार का कदम नए साल पर तोहफे के जैसा है। जम्मू और कश्मीर में आज आधी रात से एसएमएस सेवाएं चालू हो गई, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में भी ब्रॉडबैंड सेवाएं फिर से चालू हो गई हैं। कश्मीर में 5 अगस्त को मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकवाद की कमर टूट गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद की घटनाओं में 30% की कमी आई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 80% सफल ऑपरेशन किए हैं। साल 2019 में घाटी में 160 आतंकवादियों को मारा गया है। इस दौरान घुसपैठ में भी कमी आई है। इस बीच राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि अभी भी मुठभेड़ जारी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के सीवन ने आज 2019 की उपलब्धियां और 2020 के लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। के सीवन ने कहा कि दूसरे स्पेस पोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर काम चल रहा है। दूसरा पोर्ट तमिलनाडु के थोथुकुडी में होगा। चंद्रयान 2 को लेकर उन्होंने कहा, भले ही चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया हो, लेकिन चंद्रयान 2 अच्छी प्रगति कर रहा है। ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और ये अगले 7 सालों तक काम करता रहेगा और साइंस डेटा देता रहेगा। चंद्रयान 3 को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और इस परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। We have good progress in 2019 Gaganyaan and many of the designs were completed
and astronauts have the selection process is over. Now the 4 astronauts identified for training purpose, that process also completed. Now the training for these 4 astronauts will be planned in the third week of January of this year. That is a Gaganyaan. गगनयान को लेकर इसरो प्रमुख ने कहा कि गगनयान प्रोजेक्ट सही दिशा में बढ़ रहा है और इसके लिए जरूरी काम तेजी से चल रहे हैं और इसको लॉन्च की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस प्रोजेक्ट को लेकर इसरो पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। Chandrayaan 3 is the government has approved, and it is that the project is now formed. The activity is going on Chandrayaan 3 very smoothly, and Chandrayaan 3 configuration will be almost similar to Chandrayaan 2. Only thing is in that Chandrayaan 2 we had orbiter, lander, rover configuration. Here this orbiter already functioned will be used. So Chandrayaan 2 will be having mostly a lander and rover and with a propulsion module. So this we are initiated this project and work is going on very smoothly on Chandrayaan 3. इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान पर चंद्रयान 2 से भी कम लागत आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान 2 को निराशा करार देना गलत होगा। यह चंद्रमा की सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी और कोई देश पहली कोशिश में ऐसा नहीं कर सका। अमेरिका ने भी कई कोशिशें की थी। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 2 से मिले अनुभव और उपलब्ध बुनियादी ढांचा चंद्रयान 3 की लागत को घटाएगा। हालांकि उन्होंने तीसरे चंद्रयान अभियान के प्रक्षेपण का महीना बताने से इनकार कर दिया। The next Chandrayaan mission is going to be quite economical from that point of view. This year, the coming year. Most likely 2020, because the rover and the lander are already there, so we'll be cutting on the cost. So I think, and as I also said in the parliament, that we should not describe it as a kind of a setback, because in the entire world history of space technology, there has not been a single country which could achieve soft landing in less than 2 attempts. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। नीति आयोग के 5 साल पूरा होने के मौके पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि भविष्य के लिए योजनाओं का खाका तैयार करते समय एक निश्चित दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। साथ ही सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीतिगत पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। We will have to be thinking out of the box in many areas. And out of the box implies thinking horizontally in many areas. What we need in our country now at the moment, and this is what we will emphasize, is to think across silos, is to bring across convergence, within the different levels of the government, the central, the state, the third tier, urban local bodies, the Panchayat Raj institutions. All of us have to converge towards some goals. Either water or agriculture or medicine. Same thing across ministries and departments. Okay. You can, for example, Namami Gange or Swachh Bharat or Swasth Bharat. All of these cannot be achieved if we work in silos, because we need things together. And this is where I think the Prime Minister has always led from the front, that he has created these groups of secretaries, which are from very different departments, but then for example, all the infrastructure people are beginning to think together, and water and agriculture and fertilizers are all beginning to think together, because this inter-ministerial convergence is also going to be the key. So a new paradigm is needed in policy making, a new paradigm is needed also in policy implementation. Okay. And if we do that, as we're going to elaborate in our vision document, I'm sure that India will achieve, being the second largest economy in the world in PPP terms.
और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ ये पूरी खास बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। पहले 2 तिमाही में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान इंदौर के बाद भोपाल दूसरे स्थान पर रहा, तो वहीं सूरत को तीसरा स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में नतीजों में राजकोट को दूसरा स्थान मिला है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा, तो वहीं 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में झारखंड का जमशेदपुर दोनों तिमाही में पहले स्थान पर रहा है। पहली तिमाही में नई दिल्ली दूसरे और खरगोन तीसरे स्थान पर रहा, तो दूसरी तिमाही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर को दूसरा स्थान मिला। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दी गई है। तो वहीं छावनी बोर्डों में तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट पहले स्थान में है, झांसी छावनी बोर्ड दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। I think Indore has maintained it throughout. But अगर नंबर 2 और 3 में भी देखिए तो other cities are coming in, some cities are losing, which is a good sign, which means that the preservation of the rank is not only dependent, as Secretary said, on your performance, but with what effort the other states and cities are putting in. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ देश के कुल क्षेत्रफल में वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा बढ़कर 24.56% हो गया है। देश के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.67% हो गई है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़े हैं उनमें कर्नाटक सबसे टॉप पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का नंबर है। उत्तर भारत में शीतलहर और तेज हो गई है। लगातार गिर रहे पारे ने कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। नए साल की पहली सुबह दिल्ली वासियों का स्वागत जबरदस्त ठंड ने किया। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की इस ठंड के बीच नए साल यानी कि 2020 की शुरुआत दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ हुई है। दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में प्रदूषण की स्थिति खराब चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता स्तर खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। डीपीसीसी के मुताबिक आज दिल्ली के आनंद विहार में 412, आरके पुरम में 391 तो रोहिणी में 439 प्रदूषण का स्तर रहा। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है। और अब बात नए साल के जश्न की। नए साल 2020 के साथ ही नए दशक का भी आगाज हो चुका है और इसका जश्न भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों में नए साल के दौरान की गई सजावट, आतिशबाजी ने लोगों को तस्वीरें कैद करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची तो आसमान जगमगा उठा। भारत के अलग अलग राज्यों से भी जश्न की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। भारत के अलग अलग हिस्सों में नए साल का जश्न बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज खास अंदाज में सजाया गया। ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर, हिमाचल की माल रोड समेत पूरा भारत रोशनी से नहा उठा। नए साल के स्वागत के साथ ही दुनिया भर के अलग अलग देशों में आसमान भी जगमगा उठे। फ्रांस में नए साल के मौके पर पेरिस स्थित आर्क डी ट्रायम्फ में जमकर आतिशबाजी हुई।
तुर्की में नया साल भव्य रूप से मनाया गया। समुद्र के बीच से आसमान की तरफ जाती रंग बिरंगी रोशनी को देख लोग रोमांचित हो उठे। इस्तांबुल के बास्फोरस स्ट्रेट में हुई इस आतिशबाजी को भी लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। नए साल के जश्न के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा को विशेष ढंग से सजाया गया। 12 बजने के साथ ही बुर्ज खलीफा रोशन हो गया। नए साल के जश्न की शुरुआत न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से हुई, जहां रात के 12 बजते ही आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी आतिशबाजी से नए साल का स्वागत किया गया। हार्बर ब्रिज पर करीब 12 मिनट तक आतिशबाजी होती रही। सिडनी का आसमान पटाखों से जगमगाता नजर आया। इस आतिशबाजी का लुत्फ उठाने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचे। सीमा पर जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। उत्तराखंड के औली में आईटीबीपी के जवान नए साल के स्वागत में गानों की धुन पर झूम उठे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों ने भी पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों और विश्व समुदाय को नववर्ष पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि नए साल के मौके पर हमें इस प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए कि हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने नव वर्ष में सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि नववर्ष आप और आपके परिजनों के जीवन में शुभता, संतोष, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौहार्द लेकर आए। साथ ही देश के प्रगति अभियान में नव लक्ष्य और नव संकल्प हमारे सामर्थ्य और पुरुषार्थ को प्रेरणा दे। मैं सभी देशवासियों को 2020 का और आने वाले संक्रांति, पोंगल, बैसाखी और अन्य भारतीय उत्सवों का, त्योहारों का संदर्भ में, इसका शुरुआत में मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारा भविष्य शुभ हो, मंगलमय हो और शांतिपूर्ण हो और हम सब मिलके शांति के पथ में आगे बढ़े। महात्मा गांधी जी का जो जीवन आदर्श और जीवन मूल्यों को हम अपना निजी जीवन में अमल करने के लिए, आचरण करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। यही आशा है देशवासियों से मेरे द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए साल 2020 में भारत को और मजबूत बनाने, साथ ही 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास जारी रहेंगे। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नया साल नए अंदाज में मनाया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय रिक्रिएशन क्लब की तरफ से संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कॉफी मग का लोकार्पण किया। क्लब की ओर से इस मग को राज्यसभा के 250वें सत्र के यादगार के तौर पर तैयार किया गया है। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राज्यसभा सचिवालय में सचिव डॉक्टर पीपीपी के रामाचार्युलू समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जैसे नए साल में आज धूप खिली है वैसे ही आपके जीवन में खुशियां खिलें, आप हर्षित रहें, प्रसन्नित रहें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर दोनों में आप नई नई ऊंचाइयां पाएं। अभी नए साल के उपलक्ष्य में इन लोगों ने ये कप्स दिए हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो नया साल है ये लीप ईयर है, 4 से कटता है तो इट इज़ ए लीप ईयर एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू also prosper, grow in happiness by leaps and bounds during this year. Thank you. नए साल की सुबह में प्रसार भारती का वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया गया और इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पारदर्शिता और गतिशीलता आई है उसे नए साल में आगे बढ़ाना है। उन्होंने प्रसार भारती के 2020 के कैलेंडर के विमोचन के बाद ये बात कही। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर भी मौजूद रहे। प्रशासन में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से एक नई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आई है, जैसा स्केल बढ़ा है, काम का विस्तार हुआ है और उसके साथ साथ एक नया गति भी आई है, तो इसी गति और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का इस साल हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।